नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज यानी कि 18 अप्रैल से जुड़ी हुई जो भी तमाम खबरें हैं इन पर हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम लोग परीक्षा मंत्र में बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। आप जानते हैं कि वर्ष 2023 के लिए जो फाइनल परिणाम आया है, इसका रिजल्ट आया है, उसमें 1016 ऐसे उम्मीदवारों हैं जिनका प्रतिष्ठित जो सिविल सेवा परीक्षा है उसमें जो है पद में अपना चयन हुआ है। जिसके भीतर अगर हम लोग बात करें तो 1016 उम्मीदवारों में से 664 उम्मीदवार जो हैं इनमें पुरुष तथा 352 जो उम्मीदवार हैं इनमें जो है महिला यहाँ पर पदों पर जो है शामिल हुई हैं। और टॉप की जो रैंक इस बार आई है वो आदित्य श्रीवास्तव जी की आई है। तो इन सभी को जो है ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। और इसलिए हम लोगों ने जो है जो चर्चा के विषय रहते हैं उन्हीं को परीक्षा मंत्र के भीतर कवर करना होता है। तो आज के परीक्षा मंत्र में संघ लोक सेवा आयोग पर हम लोग बात करेंगे और साथ में बात करेंगे आज यानी कि 18 अप्रैल के दिन की विशेषता के बारे में। हर साल इसी दिन विश्व विरासत दिवस के रूप में यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आप जानते हैं कि भारत में भी कुल अभी तक जो है 42 हेरिटेज साइट्स नामित हैं। अब वो कौन कौन सी साइट है इन पर हम लोग जो है वीडियो के आगे बात करने वाले हैं। साथ में हम लोग बात करेंगे जो नायका ब्रांड है, इसमें अद्वैत नायर को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा 2024 के यंग ग्लोबल लीडर के लिए जो है चुना गया है। साथ में बात करेंगे दिल्ली हवाई अड्डा जो है ये दुनिया के 10 सबसे व्यस्त, सबसे बिजिएस्ट जो एयरपोर्ट्स हैं, हवाई अड्डे हैं, उनमें से एक शामिल हुआ है। संजना सांगी जो कि टीवी एक्ट्रेस हैं, इनको स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया। और साथ में हम लोग बात करेंगे पहलवान साक्षी मलिक जो है, इनको टाइम्स पत्रिका ने 100 सबसे जो है कह लीजिए कि युवा जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट में जो है इनको शामिल किया है। तो इन तमाम खबरों पर हम लोग जो है आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज सबसे पहले परीक्षा मंत्र पे, जिसके तहत हम लोग पढ़ेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अगर हम लोग बात करें तो संसद को संघ और राज्यों के लिए एक एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं, इनको बनाने का अधिकार मिला है। इन सभी अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती जो है ये संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है की जाती है। कहां पर? सेंटर में। और वहीं राज्य स्तर पर बात करें तो यहां पर जो भर्ती है वो की जाती है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग जो है भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी के रूप में जो है कार्य करती है। तो यहां पर यूपीएससी का प्रारंभ आप लोग इस तरीके से याद रख सकेंगे। अगर मैं इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की तरफ चलूं तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक की जो बातें हैं वो संवैधानिक प्रावधानों से जुड़ी हुई हैं। संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ और भारत के राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन की बात की गई है। वहीं 316 में पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति और इनके कार्यकाल का वर्णन है। 317 में यूपीएससी और एसपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों के सदस्यों को रिमूवल या हटाना या इनको निलंबित करने का प्रावधान है। 318 में जो है आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। वहीं 319 में आयोग के सदस्यों के द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने का जो प्रतिषेध है यानी कि उनको जो रेस्ट्रिक्ट किया गया है इसके बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 320 के तहत लोक सेवा आयोगों के कार्यों का वर्णन है। वहीं अनुच्छेद 321 के तहत लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार यानी कि एक्सटेंशन की बात की गई है। 322 के भीतर लोक सेवा आयोगों के खर्चे यानी कि व्यय की बात की गई है। और वहीं अनुच्छेद 323 के अनुसार लोक सेवा आयोगों की जो रिपोर्टें हैं इन रिपोर्ट्स को मांगने की जो है यहाँ पर बातें की गई हैं। अभी हम लोग सिर्फ इसको जो है क्विक रिविजन के फॉर्म में बात करेंगे। यदि हम लोग बात करें कि संघ लोक सेवा आयोग जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अध्यक्ष की और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो इसमें जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इनके कार्यकाल की बात करें, संघ लोक सेवा आयोग के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले जल्दी हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, उस पर जो है इनका पद खाली हो जाएगा। क्या इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है? तो कोई भी व्यक्ति जो एक बार लोक सेवा आयोग का सदस्य बन चुका है वो अपने कार्यकाल में जो है दोबारा यानी कि पुनर्नियुक्ति का जो है पात्र नहीं होता है, यानी कि दोबारा उनको जो है वहां पर रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। वहीं बात करें तो त्याग पत्र यानी कि अपना
रेजिग्नेशन जो है संघ लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य जो है भारत के राष्ट्रपति के नाम पत्र लिखकर जो है अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। और वही बात करें तो इनको जो है इनके पद से हटाया भी जा सकता है, निष्कासित भी किया जा सकता है। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को या किसी अन्य सदस्य को उनके पद से हटाने का जो आदेश देते हैं वो देश के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है और इनको पद से जो है हटाया जा सकता है। तो यह हम लोगों ने आज के परीक्षा मंत्र में जो है क्विक रिवीजन करते हुए संघ लोक सेवा आयोग जो है इनके बारे में बात की है। अब हम लोग इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज के यानी कि 18 अप्रैल के दिन की महत्ता को जानते हैं। और प्रत्येक वर्ष जो है पूरे विश्व भर में विश्व विरासत दिवस के रूप में जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व विरासत दिवस के रूप में जो इसको सेलिब्रेट करने के पीछे की कहानी है वो है वर्ष 1982 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अथवा जिसको हम लोग यूनेस्को के नाम से जानते हैं, इस यूनेस्को में 18 अप्रैल को ही विश्व विरासत दिवस के रूप में जो है मनाने का पहली बार विचार लिया था। और यूनेस्को ने जो है 1983 में जिस समय 22वां जो जनरल असेंबली चल रही थी, आम सम्मेलन चल रहा था, इस दौरान जो है इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी और तब से लेकर वर्तमान समय तक हर वर्ष 18 अप्रैल को जो है विश्व विरासत दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं यूनाइटेड नेशन एजेंसी के ही भीतर काम करने वाली संस्था जो आइकोमॉस है, आइकोमॉस की बात करें तो आइकोमॉस के अनुसार इस दिवस को यानी कि विश्व विरासत दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो है देशों को अपनी राष्ट्रीय विरासतों का जश्न मनाने और दुनिया की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा करने और उसको मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से इंटरनेशनली क्या हो, यूनिटी हो, एकजुटता हो, एक रास्ता हो, इसको जो है समन्वय ढंग से आगे लाने के लिए जो है प्रयास किया जाता है। इस उद्देश्य से जो है इस दिवस को मनाया जाता है। आइकोमॉस की बात करें तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष जो है टेरेसा पेट्रिशियो हैं। और जो है वर्तमान में जो इसके मुख्यालय की बात करें तो वो जो है पेरिस यानी कि लंदन में मौजूद है, पेरिस यानी कि फ्रांस में जो है मौजूद है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। आप जानते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो 2024 है, इसकी जो मुख्य थीम है, मुख्य विषय है वो है डिजास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू द लेंस ऑफ द वेनिस चार्टर। यानी कि जो वेनिस चार्टर है इसकी दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो जो डिजास्टर रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट रहा है, उस पर जो है ध्यान देना है इस बार जो है 2024 का उद्देश्य है। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वर्तमान में भारत में कुल मिलाकर जो है 42 यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स हैं। इन यूनेस्को हेरिटेज साइट्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें से जो है कुछ सांस्कृतिक विरासत की साइट्स हैं, तो कुछ हमारे पास में प्राकृतिक है और एक जो है हमारे पास में मिश्रित है। मिश्रित में जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आता है, जो कि 2016 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जो है मिश्रित राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जो है शामिल हुआ था। वहीं अगर हम लोग नेचुरल या प्राकृतिक की बात करें तो इसमें ग्रेट नेशनल हिमालयन पार्क जो हिमाचल प्रदेश का ये आता है, काजीरंगा नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, मानस, नंदा देवी और फूलों की घाटी उत्तराखंड से एकमात्र, ठीक है, सुंदरबन और पश्चिमी जो घाट है ये प्राकृतिक रूप से जो है हमारे हेरिटेज साइट्स में शामिल है। वही अगर हम लोग ऑन दी अदर साइड बात करें तो सांस्कृतिक या जो कल्चरल साइट्स है उसमें आता है आगरा का गुफा, ठीक है, इसी प्रकार से सांची है, नालंदा है, अजंता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक पूरी लिस्ट होती है जिसके भीतर हम लोग जो है जान सकेंगे। इसमें जो समझने योग्य है वो ये है कि सर्वाधिक जो लेटेस्ट है यानी कि जो अभी नए जुड़े हैं उनमें कौन कौन से शामिल हुए हैं। तो नयों में जहां एक और शांति निकेतन शामिल हुआ है, वहीं दूसरी ओर जो है होयसल के जो पवित्र मंदिर है, इन होयसल के पवित्र मंदिरों को भी जो है इसमें शामिल किया गया है। तो वर्ष 2023 में जो है इनको यहाँ पर याद रखा जा सकेगा। शांति निकेतन और होयसल मंदिर जो है इनको इसके भीतर जो है शामिल कर दिया जा चुका है। इससे पहले आप लोग जानते हैं कि धौलावीरा को जो है ऑलरेडी इसमें शामिल जो है किया जा चुका है। इसके अलावा जो काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा जो देवी टेम्पल था, इनको जो है 2021 में जो है शामिल किया गया था। तो इस आधार पर आप लोग जो है लेटेस्ट में भी जान सकते हैं कि कौन कौन से इसमें जो है शामिल हुए हैं। वही अगर हम लोग इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए बात करें तो अगली खबर आती है जहां पर जो नायका ब्रांड है इसकी अद्वैत नायर को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 2024 में यंग ग्लोबल लीडर के रूप में जो है चुना गया है। WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल में ये सूचना दी है कि वर्ष 2024 के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है भारत में सौंदर्य के क्षेत्र में या फैशन के क्षेत्र में जो है ये नायका की CEO जो है अद्वैत नायर इनको दिया गया है। ये सम्मान व्यापार जगत में विशेषकर जो ई-कॉमर्स यानी कि इकोनॉमिक जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है यानी कि ऑनलाइन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसके जो है रिटेल के क्षेत्र में नायर के असाधारण नेतृत्व और जो है उनके नए इनोवेटिव जो रोल रहा है, इनोवेटिव जो प्रोग्राम्स इन्होंने स्टार्ट किए हैं, उनको देखकर जो है इनको ये प्रदान किया गया है। आपको मैं बता दूं कि अद्वैत नायर जो है शुरुआत से ही सौंदर्य और फैशन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की नायका का एक अभिन्न हिस्सा रह चुके हैं, क्योंकि
इन्होंने जो है इनकी माता यानी कि नायिका की जो संस्थापक थी, नायक जो है इनकी जो संस्थापिका थी फाल्गुनी नायर जी, इनके साथ प्रारंभ से ही काम किया है और कंपनी के विकास में, कंपनी के सफलता पूर्वक उसको आगे बढ़ाने में जो है अहम भूमिका निभाई है, जिस चलते इनको जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है यहाँ पर मान्यता दी गई है। वही दूसरी ओर अगर हम लोग इसके ट्रेडिशनल पार्ट की ओर चलें और बात करें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है यानी कि विश्व आर्थिक मंच क्या है, तो विश्व आर्थिक मंच की स्थापना जनवरी 1971 में जर्मन के जो इंजीनियर और अर्थशास्त्री थे क्लॉस श्वाब, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और वर्तमान समय में अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो क्लोगनी नामक जगह पड़ती है जेनेवा के पास में, स्विट्जरलैंड में। तो जेनेवा क्लोगनी स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो सार्वजनिक और निजी सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में भूमिका अदा करता है। वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये वैश्विक, क्षेत्रीय और जो है कुछ जो उद्योग एजेंडा इनके रहते हैं इनको आकार प्रदान करते हुए समाज के अग्रणी, राजनीतिक, व्यावसायिक और सांस्कृतिक तथा अन्य नेताओं को शामिल करते हुए जो है सामाजिक विकास की ओर कार्य करने वाली संस्था के रूप में काम करती है। आर्थिक विकास मंच की वार्षिक बैठक जो है इस वर्ष अगर हम लोग बात करें 2024 की, तो ये जो है 15 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच में दाओस में जो है आयोजित की गई थी। और 2024 के लिए इसका जो थीम था वो था पुनर्निर्माण विश्वास से, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन फेथ की यहाँ पर जो है बात की गई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के भीतर। तो इस वर्ष के जो है आप लोग को मीटिंग को भी, दाओस मीटिंग को इसमें याद रखना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। अगर हम लोग बात करें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट साझा की जाती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट यानी कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक जो रिपोर्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट यानी कि वैश्विक जो लैंगिक अंतर रिपोर्ट है उसको साझा करते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट आती है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आती हैं और ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट जो है ये साझा की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जिसके भीतर जो है देशों को अलग अलग जो है क्राइटेरियाज के भीतर रखते हुए रैंकिंग्स प्रदान की जाती हैं। वहीं एक और अगली न्यूज़ की तरफ अगर हम लोग बात करें तो इसमें दिल्ली हवाई अड्डा जो है अभी दुनिया के 10 सबसे व्यस्ततम, सबसे बिजिएस्ट जो हवाई अड्डे हैं उनमें शामिल हो चुका है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो कि हवाई अड्डों के मानकों का निर्धारण करता है, इनका मूल्यांकन करता है। और इसी ने रिपोर्ट में साझा किया है कि जो दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसको 2023 में जो है सबसे व्यस्ततम जो है हवाई अड्डों की सूची में 10वें स्थान पर जो है या 10वें रैंक पर जो है स्थान इनको मिला है। दिल्ली हवाई अड्डे के द्वारा वर्ष 2023 में 72.2 मिलियन से भी अधिक यात्रियों को संभालना और 2022 की तुलना में लगभग 20.36% की जो है उल्लेखनीय जो वृद्धि दर रही है इसको जो है साझा किया गया है, इसको जो है दर्शाया गया है। ये एक कह लीजिए कि पॉजिटिव हमारे ऊपर क्या पड़ा है, इम्पैक्ट पड़ा है, सकारात्मक जो है प्रक्षेपक जो वक्र रहा है यानी कि जो इसका जो ग्राफ रहा है ना वो क्या रहा है, पॉजिटिव रहा है। भारत के भीतर एक मजबूत जो है आधार स्थापित करने के लिए जो है ये डेटा दिया है। हालांकि अगर तुलना देखें तो 2022 की तुलना में इसका 9वां स्थान जरूर जो 9वां स्थान था ना उसकी तुलना में 10वां स्थान आया है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि शिकागो जो है, शिकागो ऑलरेडी इससे ऊपर जो है इस बार स्थान में जो है आ चुका है 9वें स्थान पर। अब हमारा जो देश है इसके भीतर जो है दिल्ली हवाई अड्डा यानी कि इंदिरा गांधी जो हवाई अड्डा है ये कितने पे आ चुका, ये आ चुका है 10वें नंबर पे, जबकि पहले जो है 9वें पे था। 2023 में यातायात बढ़कर जो है लगभग 8.5 बिलियन जो है हो गया है, जो कि 2022 में लगभग 27.2% की वृद्धि साथ। और इससे पहले महामारी में अगर हम लोग बात करें 2019 में तो इसमें जो है 93.8% की जो है यहाँ पर वृद्धि जो है महसूस की गई है। तो इसलिए ये न्यूज़ भी चर्चा में रहती है। अगर इस खबर के भीतर बात करें कि जहां एक और इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट जो है हमारा वो 10वीं रैंक पे रहा है, तो वहीं विश्व भर में सबसे ऊपर जो है कौन कौन से हवाई अड्डे रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसमें अमेरिका स्थित जो हवाई अड्डा है यानी कि हर्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको जो है पहला स्थान मिला। इसके बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दूसरा स्थान, और जो है टोक्यो हनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है 2022 में जहां 16वां स्थान मिला था वहीं इस बार ये जो है कितने पे आ गया है, 5वें स्थान की तरफ जो है पहुंच गया है। तो ये भी हम लोग जो है यहाँ पर जानकारी रख सकते हैं इंटरनेशनल रैंकिंग को किस तरीके से जो है यहाँ पर बढ़ावा मिला है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और न्यूज़ की तरफ, जहां पर संजना सांगी जी, आप लोगों ने जो है कई इंडियन मूवी में जो है इनको देखा होगा, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, तो इनको जो है स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर अब जो है नियुक्त किया जा चुका है। प्रमुख बॉलीवुड अभिनेत्री और
यूएनडीपी यूथ चैंपियन संजना सांगी को जो है अग्रणी अंतरिक्ष शिक्षा संगठन जो है यानी कि स्पेस इंडिया जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और संजना सांगी ने जो है स्वयं दिल्ली विश्वविद्यालय से, डीयू जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, यहाँ से जो है लेडी श्री राम कॉलेज जो है यहाँ से क्या किया है, अपना पढ़ाई की है, वहाँ पर स्वर्ण पदक भी जीता है। और मनोरंजन उद्योग में उनकी उपलब्धि के साथ साथ जो है उन्होंने शैक्षणिक उत्कृष्टता को भी जो है छुआ है। जहाँ आप जो है एक और इनको बॉलीवुड की मूवीज में जो है देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है इनकी जो शिक्षा रही है, इनका जो एजुकेशन रहा है, इसने भी जो है इनको अलग ही पहचान दिलाई है। प्रमुख बॉलीवुड अभिनेत्री जो है यूएनडीपी यूथ चैंपियन संजना सांगी जो है, इनको जब नियुक्त किया गया है यहाँ पर, तो आप लोग जानते हैं, ये रिपीटेड लाइन हो गया है, ठीक है, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो स्पेस इंडिया है इसका गठन वर्ष 2001 में हुआ था। और तब से लेकर स्पेस इंडिया जो है वो देश भर में स्कूली पाठ्यक्रम में खगोल विज्ञान को, अंतरिक्ष विज्ञान को, स्पेस साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी को एकीकृत करने के मिशन पर जुटा हुआ है, जो कि लगभग 1000 स्कूलों में 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा छात्रों को जो है प्रमोट कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, यहाँ पर जो है इनको इनकरेज कर रहा है। संगठन ने रॉकेट विज्ञान के रहस्यों को उजागर करने के लिए और अंतरिक्ष शिक्षा को जो है सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है स्पेस इंडिया ने। और इसी की ओर बढ़ते हुए एक और प्रमुख जो इन्होंने अचीवमेंट यहाँ पर लिया है, वो लिया है कि संजना सांगी जो है, क्योंकि कई जो है यूथ हैं, कई ऐसे लोग हैं जो इनको फॉलो करते हैं, तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ताकि स्पेस से जुड़ी हुई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो एडुकेशन है, इसमें लोग जो हैं इनके कहे अनुसार जो है वहाँ पर रुचि लें। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और अंतिम खबर की ओर, जहाँ पर पहलवान साक्षी मलिक जी को टाइम्स पत्रिका ने 100 सबसे प्रभावशाली मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड जो लोग रहे हैं इनकी सूची में शामिल किया है। आप लोग याद करिए, आज से कुछ समय पहले जो है लगातार, हालांकि मीडिया कवरेज ने इतना जो है इसको कवरेज दिया नहीं था, क्योंकि ये जो पूरा मामला था वो कुश्ती महासंघ के जो पूर्व अध्यक्ष थे बृजभूषण शरण, इनके खिलाफ था। तो इसलिए यहाँ पर मतलब कई जो है पॉलिटिकल घिराव से जो है घिरा हुआ एक मुद्दा आया था, जहाँ पर कुश्ती में भारत की एकमात्र महिला ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक जो हैं, इनको महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ उनकी जो लड़ाई थी उसके लिए भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण के खिलाफ जो है इन्होंने क्या किया था, जो निडर होकर जो है सड़कों पर उतरे थे और इन्होंने जो है विरोध किया था। काफ़ी लोग जो है इनसे प्रभावित भी हुए थे कि इस तरीके की जो है इन्होंने बहादुरी दिखाते हुए जो है सामने आई हैं, तो इसको लेकर जो है इनको सम्मानित यहाँ पर किया गया है। आपको बता दूं, आप जो है इस बात से भली भांति जो है विज्ञ होंगे कि साक्षी ने 2 बार की विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक की जो है विजेता जो रही हैं विनेश फोगाट, और टोक्यो ओलंपिक के कांस्य विजेता बजरंग पुनिया के साथ मिलकर नई दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है इस समय बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था और देश की महिला पहलवानों को धमकाने और कथित तौर पर जो है उनका उत्पीड़न करने के आरोप लगाते हुए इनकी गिरफ्तारी की जो है मांग की थी। ये हम लोग बात कर रहे हैं जनवरी 2023 में, जहां पर ये जो है विद्रोह शुरू हुआ था, ये विरोध शुरू हुआ था। और विरोध प्रदर्शन जो इस समय शुरू हुआ था बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, इसमें जो है 1 साल से भी लंबी जो है इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जिसने न सिर्फ भारत में बल्कि भारत और विदेश दोनों जगहों पर जो है समर्थन पाया था, इनका ध्यान जो है यहाँ पर आकर्षित किया था। और लेकिन बावजूद इसके आप जानते हैं कि जब जो है पूर्ण रूप से इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन यहाँ पर जो है पीछे हटना पड़ा। साक्षी मलिक हों, चाहे हम लोग जो है विनेश फोगाट की बात करें, चाहे बजरंग पुनिया जी की बात करें, इनको वापस जो है पीछे आना पड़ा, ठीक है। लेकिन बावजूद इसके जब यहाँ पर इस्तीफा दिया गया था बृजभूषण के द्वारा, तो उनके इस्तीफा के बाद उन्हीं के करीबी जो सहयोगी बिजनेस पार्टनर्स रहे थे उनके संजय सिंह, इनको जब WFI जो है, यानी कि हमारे पास में जो कुश्ती फेडरेशन है ना, तो ये जो फेडरेशन है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। साक्षी ने उसी दिन जो है खेल छोड़ने का भी फैसला कर लिया था, जिस दिन संजय सिंह को जो है वहाँ पर वर्ल्ड जो है रेसलिंग फेडरेशन जो है, इस रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष की कार्यभार यहाँ पर दिया गया था। और अगर हम लोग इस बार के बात करें जो टाइम्स पत्रिका है, इस टाइम्स पत्रिका ने इनके अलावा जो है यहाँ पर शामिल किया है भारतीय अभिनेत्रियों में आलिया भट्ट को,
भारत ब्रिटिश अभिनेता यानी कि देव पटेल को और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ जो सत्य नडेला जी हैं, इनको भी जो है टाइम्स पत्रिका ने अपनी इस जो है सूची में शामिल किया है। तो ये आज की हमारी जो है प्रमुख कुछ खबरें रही हैं और मुझे उम्मीद ऐसा है दोस्तों कि आपको जो है ये चीज़ समझ में आई होंगी। और अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और अगर आप लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए इसी प्रकार से खबरों को देखने के लिए आप लोग जो है चैनल से जरूर जुड़िए और बेल आइकन जो है प्रेस कर लीजिए। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच। कीप ट्राइंग एंड कीप लर्निंग।